अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज अबाउट मेडिकल लैब। जैसा कि फ्रेंड्स हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था मेडिकल लैब बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो आज की ये वीडियो उसी लास्ट वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं इसमें जितने भी लैब में इंटर्नशिप कर रहे हैं स्टूडेंट्स या जो स्टडी बेस पे हैं ऑलरेडी रिलेटेड, तो उनके लिए हम बताएंगे जो लैब में केमिकल यूज़ हो रहे हैं, ये मिसाल के तौर पर जो किट्स यूज़ कर रहे हैं टेस्ट वगैरह परफॉर्म करने के लिए, उनके मुताबिक हम इंफॉर्मेशन लेके आएंगे कि आपको कैसी इंफॉर्मेशन होगी कि केमिकल हमने किस टेस्ट के लिए कितना यूज़ करना है और इसको कैसे परफॉर्म करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक इजी ट्रिक इंशाल्लाह बताऊंगा ताकि आपको समझने में इजी रहे और किसी की तरफ देखने की ज़रूरत ना पड़े कि मुझे मेरा सीनियर कब बताएगा कब नहीं। लेकिन उससे पहली चीज़ जो है, जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो टेस्ट सैंपल कलेक्ट करने के लिए जो ट्यूब्स इस्तेमाल होती हैं, उन ट्यूब्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपको। और कई दफ़ा इस तरह हो जाता है कि पेशेंट का सैंपल जब आप लेने जाते हैं तो वेन नहीं आपको मिलती। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ें एक लोकल एरिया पर बता रहा हूँ। अगर आप आगा खान वगैरह का नाम तो ले रहा हूँ, जैसे चुगताई है या शौकत खानम है, तो अपर लेवल पे चले जाएं तो वो भी इसी रूटीन में ही सैंपल लेते हैं पेशेंट का नॉर्मल में। लेकिन उनके पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि अगर किसी पेशेंट की वेन उन्हें अपनी आइज़ के ज़रिए नहीं मिल रही तो वो उन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके वेन देख लेते हैं और फिर से पेशेंट का सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। तो वो चीज़ एक अलग है, अगर आपके पास उसकी सहूलत है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस चीज़ की सहूलत नहीं है, आपका भी इतना तजर्बा नहीं है इस फील्ड में, अभी आपको इतना नहीं पता चल रहा कि वेन डीपली अगर है तो उसको किस तरह महसूस करना है। ज़्यादातर तो पेशेंट की होती है वेन ऊपर ही आपको नज़र आ जाएगी, तो सैंपल लेना ईजी होगा। तो इंशाल्लाह सैंपल जो प्रोसीजर है उसके लिए भी, इसमें भी आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा तफसीली। उसमें आपको पता चल जाएगा सैंपल का जो ईजी जो है, जो कलेक्ट करने का तरीकाकार, वो भी आपको बताऊँगा। तो अगर किसी सूरत में आपको पेशेंट की वेन नहीं मिले तो बेहतर यही है कि आप पेशेंट को प्रिक करने की बजाय, पेशेंट को तकलीफ देने की बजाय, ठीक है, उसको इरिटेट करने की बजाय आप अपने किसी सीनियर को बुला लें और उनसे कहें कि सर मुझे ये वेन नहीं मिली, आप ट्राई कर दें प्लीज़। तो जब वो ट्राई करें तो उसको देखें कि ये अगर इनको वेन मिलेगी, ये सैंपल ले रहे हैं तो ये किस तरह ले रहे हैं। और कोशिश किया करें जो आपका सीनियर अगर किसी टाइम पे सैंपल ले रहा है तो उसको आप जितना जो है नोट करें तो वही आपके लिए बेहतर होगा। आपको एक नई से नई ट्रिक मिलेगी सैंपल लेने में और ईजी होगा आपके लिए। तो जैसा कि अभी जो हमारा इसमें मेन चीज़ है, लैब में अंदर जितने इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स का आपको पता होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट जो है ये किस मकसद के लिए और इसमें कौन कौन से हमें टेस्ट प्रोसीजर करने हैं। ठीक है, अगर आज का दौर देखा जाए तो आजकल तो आईटी इंफॉर्मेशन इतनी ऊपर है, हर चीज़ जो हमारे पास रेडी हमारे पास मौजूद है। जब से अगर कुछ साल पहले की बात की जाए तो हर टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए पहले उसका केमिकल मौके पे तैयार किया जाता था, फिर उसका टेस्ट परफॉर्म किया जाता था। लेकिन आजकल तो जो कह लें कि सारी इलेक्ट्रॉनिकली इतनी मशीनें आ गई हैं कि आपके लिए टेस्ट परफॉर्म करना बहुत ईजी हो गया हुआ है। तो जो मेन चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए फिर भी कि ये मेरे पास इंस्ट्रूमेंट ये किस मकसद के लिए है। इसी ये केमिस्ट्री एनालाइजर है, ये हेमाटोलॉजी है, ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन है, ठीक है, ये वाटर बाथ है और उसके बाद इंक्यूबेशन है। जो भी चीज़ें हैं आपकी लैब में, ठीक है, पिपेट्स वगैरह हैं, जो ट्यूब्स वगैरह हैं सैंपल कलेक्ट करने की, प्लास्टिक ट्यूब्स हैं, ग्लास ट्यूब्स हैं, कवर स्लिप है, जो माइक्रोस्कोप वगैरह आ जाती है, उसके बाद ग्लास स्लाइड्स वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये सारी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन में कलेक्ट होंगी। तो चलें मैं आपको बताता हूँ आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक कि आप जो केमिकल अपनी केमिस्ट्री एनालाइजर पे या जो आपके पास स्टेप रीडर वगैरह हैं सारे, उन पे ऊपर जो आप केमिकल यूज़ कर रहे हैं रीडिंग के लिए टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, उसको आपने जल्द अज जल्द किस तरह सीखना है उसके लिए मैं आपको बता दूं। अगर आप चाइना की किट यूज़ कर रहे हैं, जापानीज़ यूज़ कर रहे हैं, जर्मन यूज़ कर रहे हैं, जो सी मर्ज़ी आप कंपनी किट यूज़ कर लें, उसमें आपको लिटरेचर मिलेंगे 2 लैंग्वेज में। एक तो उस लैंग्वेज में जिस कंट्री से वो आई हुई है, दूसरी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको उसमें लिटरेचर मिलेगा। उसका सारा नोट होगा लिटरेचर का। ठीक है, 2 साइड्स में हो सकता है, एक साइड में हो सकता है। उसके ऊपर ए से लेकर जी तक सारी इन्फॉर्मेशन है कि ये जो केमिकल हमने तैयार किया हुआ है इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिक्स हुई हैं और ये कितने टेम्परेचर पे तैयार हुआ है, सारी उसमें नोट है। ठीक है, उसका कंट्रोल लिखा हुआ है, उसका स्टैंडर्डाइज का तरीकाकार लिखा हुआ है। ठीक है, उसके लिए ये लिखा हुआ है कि ये जो टेस्ट है ये आपको प्लाज्मा में भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सीरम में कर सकते हैं, नहीं कर सकते, होल ब्लड में कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें उसमें वो सारी चीज़ें नोट है।
और सबसे अहम चीज़ जो है उसमें सारा ही टेस्ट प्रोसीजर करने का तरीका का लिखा हुआ है। उसमें इंक्यूबेशन टाइम कितना देना है, टेस्ट को रूम टेम्परेचर पे रखना है, वाटर बाथ में रखना है, इंक्यूबेटर में रखना है, ठीक है, सीरम चाहिए, प्लाज्मा चाहिए, उसमें सारी चीज़ नोट है। आपने क्या करना है, सबसे जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अहम इंफॉर्मेशन ये है कि आपके पास लैब में जितनी किट्स यूज़ हो रही हैं सभी का लिटरेचर जो आपको लैंग्वेज समझ आ रही है, अगर आपको बेसिकली हमारी ये इंग्लिश लैंग्वेज आसान है, लेकिन अगर आपको जर्मन लैंग्वेज या चाइनीज़ लैंग्वेज समझ आ रही है तो आप उसको भी रीड कर सकते हैं। तो आपने जो है सभी लिटरेचर जो है सारी किट के एक फाइल में लगा लेने, ठीक है, और उन लिटरेचर्स को सभी को रीड करना है एक एक करके, ठीक है, और एक लिटरेचर को रीड करके उस किट को खोलें और इसके केमिकल्स को देखें कि हाँ भी ये केमिकल्स कितना है, क्योंकि अक्सर जो हैं किट्स वो महलूल बिल्कुल तैयार हुआ हमें मिलता है, लेकिन बस एक आखिरी जो उसका महलूल होता है वो मिक्स करके उसको रेडी करना होता है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको पता नहीं चाहिए, वो उसमें भी लिखा होगा कि इसको किस तरह हमने मिक्स करना है। तो आपने सारे लिटरेचर अपने फाइल में लगा लेने हैं और उनको अच्छे से रीड करना है, और उनको रीड करने के बाद ही आपको टेस्ट परफॉर्म करने का सारा प्रोसीजर आपको मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी ट्रिक है, बजाय आप अपने सीनियर के हाथों की तरफ देखें कि इसने ये केमिकल भर लिया है, अभी इसको इतनी देर ठंडा किया है, गर्म किया है, ठीक है जी, अभी इसमें इतना सीरम डाला है, इसमें प्लाज्मा डाला है, फिर आप उसको पूछें बार बार। बेहतर है कि पहले आप अपना लिटरेचर रीड करें, उसके बाद उनसे सवाल करें, बजाय आप उससे एक अननोन जो है क्वेश्चन करते रहें, फालतू का क्वेश्चन करते रहें, वो आपसे इरिटेट हो, ठीक है, और आपको अच्छा जवाब ना दे, ये भी हो सकता है किसी दफ़ा। तो आप बेहतरीन चीज़ ये है कि आप लिटरेचर को लाजमी रीड करें, और जो अहम चीज़ है उसको रीड करने के बाद ही आपको पता चलेगा मुझे कौन से टेस्ट के लिए कितना सैंपल चाहिए, किस हालत में सैंपल चाहिए, सीरम में चाहिए, प्लाज्मा में चाहिए, होल ब्लड में चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास नोट करें और इन चीज़ों पे अमल करें। उसके बाद ही आपको जो है सारी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको रन करने का तरीकाकार मिलेगा। बाकी जो चीज़ आपके पास मेन है माइक्रोस्कोपी की आ जाती है, तो माइक्रोस्कोप जो है वो तो सीधी सी बात है, आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ ही पता चलेगी। एक दिन में आप माइक्रोस्कोपी का एक्सपीरियंस नहीं हासिल कर सकते, उसमें आपको सारे सेल्स की पहचान ऐसा होगी, ठीक है। अगर आपने आज एक पास सेल वगैरह या रेड सेल की पहचान किया, तो आपको अगर एक स्लाइड ऐसी मिल जाए जिसमें सारी चीज़ें मिक्स हों, तो उसमें से आपको अकेला अकेला सेल ढूंढना, कई दफ़ा हो जाता है रेड सेल या पस सेल वगैरह जो है वो बिखरे हुए शेप में या टूटी हुई शेप में मिल जाते हैं, ठीक है, तो उनको आपको ढूंढने के लिए मुश्किल होगी। लेकिन ये जो माइक्रोस्कोप का एक्सपीरियंस है वो जैसे दिन ब दिन आप इसमें काम करते रहेंगे माइक्रोस्कोप में, इसमें एक नए दिन के साथ एक नई टिप्स आपको मिलेंगी और एक नया तजर्बा आपको होगा। तो लिहाजा माइक्रोस्कोप का जो है वो एक्सपीरियंस आपको एक्सपीरियंस के साथ ही पता चलेगा। इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपके लिए माइक्रोस्कोप प्रैक्टिकल जो है वो लेके आऊँ, और मेरी कोशिश यही होगी कि मैं कोशिश यही करूँ कि आपको एक दफ़ा तो जितने सेल्स वगैरह हैं ब्लड वगैरह के या यूरिन वगैरह में यूज़ हो रहे हैं, इस तरह सीमन वगैरह हैं, तो जो भी हैं सेल्स वगैरह वह उनकी पहचान आपको सिंगल बेस पे करवाऊँ, और इंशाल्लाह उसके बाद फिर मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो भी लेके आऊँगा जहाँ पे सारी स्लाइड मिक्स हो और आपको उसमें से भी सारे सेल्स की पहचान करवाऊँ, फील्ड को काउंट करने की पहचान करवाऊँ, ठीक है, कि एक अगर स्लाइड में 5 सेल आ रहे हैं तो उसको किस तरह काउंट करना है, अगर रेड सेल वगैरह आ रहे हैं तो किस तरह काउंट करना है। इसी तरह ब्लड पेरिफेरल स्लाइड वगैरह आ जाती हैं, उनके अंदर जो है प्लेटलेट्स, डिफरेंशियल सेल वगैरह और जो आरबीसी सेल्स हैं उनको किस तरह काउंट करना है, और जो स्लाइड हमने फिक्स की हुई है ब्लड की उसको टेल से काउंट करना है, हेड पे काउंट करना है, नहीं करना। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते रहेंगे। तो आज की जो वीडियो की बेसिक इन्फॉर्मेशन के मुताल्लिक थी हमारा पार्ट 1, और ये पार्ट 2 आज के लिए कंप्लीट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम एक नए टॉपिक पे लेके आएंगे। तो जितने भी नए आने वाले फ्रेंड्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। फ्रेंड के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।